लोगों को, हमारे समाज को जरूरत पड़ी तो सब अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाने के लिए आपके साथ आए हैं। समाज की बेटी होने के नाते मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गुर्जर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। आज हम सब जमीनों से, जंगलों से जुड़े लोग हैं और आज अगर हमें हटाया जाएगा तो हम यहाँ किसी पूंजीपति को बसने नहीं देंगे। और हम सब यहाँ आपके बीच आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए सड़क हो, संसद हो, हर जगह आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन हमें आपके बल की, आपकी हिम्मत की जरूरत है। जो सिक्कों में लिख जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है, मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहसन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अचानक से सपा सांसद इकरा हसन को केरल की ओर रुख करना पड़ा? आखिर इकरा हसन 12 जुलाई को केरल क्यों पहुंच गईं? केरल में क्या वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने गईं या फिर केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने गई? तो ऐसे में एक और सवाल है कि बीजेपी पर ही गरजना था तो दिल्ली में क्यों नहीं गरजी? केरल जाने की उन्हें क्यों जरूरत महसूस हुई? केरल में उन्हें किसने बुलाया और केरल से फिर फरीदाबाद क्यों आई? हरियाणा के फरीदाबाद में सैनी सरकार यानी बीजेपी की सरकार के खिलाफ क्यों गरजने लगी? दोस्तों, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन वैसे उत्तर प्रदेश से वास्ता रखती हैं, लेकिन उनकी पैठ अब दक्षिण भारत के लोगों के बीच भी हो गई है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे इकरा हसन है तो धर्म से मुस्लिम गुजर, लेकिन उनकी स्वीकार्यता जाट गुजरों के बीच भी है। मुद्दे पर अपनी बात कहने की कला और अपने समकक्ष नेताओं के बीच इकरा हसन को तेजी से एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पहचान मिल रही है। इकरा हसन बेबाक बोलती हैं, ये तो सबको मालूम है, लेकिन उस बेबाकी के जोश में उनमें इतना होश होता है कि वो मुद्दे से रत्ती भर भी इधर उधर नहीं भटकती हैं। वो यूपी की ऐसी नेता है जिनकी काबिलियत न सिर्फ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जानते हैं, बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी उन पर विश्वास है। दोस्तों, ये तस्वीर देख लीजिए, एक अलग ही अवतार में इकरा हसन दिख रही हैं। सिर पर पट्टी बांधी हुई है जिसमें वक्फ कानून का विरोध है। This bill violates Article 226 of our Constitution, which guarantees every religious institution the right to manage its own affairs in matters of religion and its associated institution. As Dr. B.R. Ambedkar rightly said, the Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age. And the spirit of our times demands decentralization, inclusion, and respect for pluralism. So this amendment must be rejected, and for that we have to unite. Ayakyam. This amendment paves the way for centralized control of Waqf properties. It gives unprecedented powers to the government to take control and to supervise and even dispose our properties. So the Waqf institutions is for our community, has been one of the oldest traditions through which this community has survived, its women have survived, and our culture has survived. तो सुना आपने, इकरा हसन कह रही हैं ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, ये भारत का इशू है। भारत की सेकुलर सोच पर चोट है। सीधी सी बात है, इकरा हसन का मानना है कि ये सिर्फ वक्फ जमीन का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे अधिकार की बात है। इसलिए वक्फ कानून को वापस लिया जाए, स्टेट वक्फ बोर्ड को उनके अधिकार वापस दिए जाए।
केंद्र सरकार हस्तक्षेप बंद करे। तो इकरा केरल से केंद्र सरकार को कह रही हैं, आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने का प्रयास बंद कीजिए। दोस्तों, इकरा हसन 12 जुलाई को केरल जाती हैं। उन्हें वहां की पढ़ी लिखी महिलाओं ने बोलने के लिए बुलाया, जहां वक्फ एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ का नारा दिया। समझिए, केरल जैसे राज्य जहां की महिलाएं शिक्षित हैं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं, वहां की महिलाओं को लगता है इकरा हसन के आने से उनकी बुलंद आवाज से सरकार तक आवाज पहुंचेगी। ये इकरा हसन का दबदबा है। अब दोस्तों, 12 जुलाई के बाद इकरा हसन 13 जुलाई को हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुई महापंचायत में बीजेपी सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम देती हैं। इकरा हसन गरजी, खूब गरजी, क्योंकि मामला 1300 साल पुराने गांव का है, जिसके अस्तित्व पर चोट हो रही है। इकरा इस तरीके से गरजी, लगा कह रही हूं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। हमारे लोगों को, हमारे समाज को जरूरत पड़ी तो सब अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाने के लिए आपके साथ आए हैं। समाज की बेटी होने के नाते मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपनी बात शुरू करती हूँ कि यहाँ हम किसी राजनीतिक दल के लिए या राजनीति की वजह से नहीं आए हैं। ये खून की पुकार थी और समाज की बेटी होने के नाते किसी नेता के रूप में नहीं, आज मैं आपके बीच आई हूँ। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गुर्जर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। आज हमारे कई गांव जंगलों में है। ये सिर्फ आपकी अकेलों की लड़ाई नहीं है। आज अगर आप लोगों की बात है तो कल को ये और गांव को और हमारी धरोहरों को इसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। तो आज की लड़ाई सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान सम्मान, इतिहास और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आज सवाल उनसे भी उठता है जो समाज का नाम लेकर समाज के बलबूते पर संसद में, सरकारों में बैठे हैं, कि क्या उनके लिए अपने लोगों से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है? सबसे पहला सवाल उन लोगों से उठता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आदेश है, लेकिन कोई भी आदेश या इस तरह के फरमान अंग्रेजों के टाइम पर भी चलते थे। कोई भी आदेश इंसानियत से ऊपर उठकर नहीं हो सकता। ये जो गांव है, ये 10-15 साल पुराना गांव नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसको हम अनंतकाल तोमर जी से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की वो विरासत है जिसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हमारे और भी भाई वन गुर्जर, वो भी इसी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम सबको इस लड़ाई में एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के, अलग अलग समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी भाई हो, वन गुर्जर हो, या आज इस महापंचायत में मौजूद सभी लोग, हम सब जमीनों से, जंगलों से जुड़े लोग हैं। और आज अगर हमें हटाया जाएगा तो हम यहाँ किसी पूंजीपति को बसने नहीं देंगे। ये सरकार बहुत से फैसलों का, न्यायालय को फैसले लेती है, ये सरकार उन फैसलों का श्रेय खुद लेती है और फिर उनका श्रेय लेकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आती है। तो अगर उनका श्रेय सरकार ले सकती है, तो आज क्या सरकार आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के दुख में आपके लिए फैसला नहीं ले सकती? जवाबदेही तो सरकार से ही बनेगी। और हम सब यहाँ आपके बीच आपकी इस लड़ाई को, आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए सड़क हो, संसद हो, हर जगह आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन हमें आपके बल की, आपकी हिम्मत की जरूरत है।
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत साहस का काम है, निडर होकर सत्ता की आंख में आंख डालना एक बहुत साहस का काम है। और मैं आपकी छोटी हूँ, आपकी बहन और आपकी बेटी हूँ, और अपने समाज की इस लड़ाई में आप जो भी फैसला आज की पंचायत से लेंगे, चाहे अनिश्चितकालीन धरने का हो या और कोई भी निर्णय जो भी लिया जाएगा, उसमें हम हर तरीके से, हर पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। और अंत में अपने समाज के लोगों को मैं बस यही कहना चाहती हूँ, एक कविता से अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि जो सिक्कों में लिख जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है, मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहसन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। दोस्तों, इकरा हसन अनंगपुर गांव को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रही हैं। एक्स पर कुछ इस तरह से कर रही हैं। उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक धरोहर अनंगपुर को बचाने हेतु आयोजित महापंचायत में शामिल हुई, जहां इंसाफ की आवाज़ को बुलडोजर से दबाया जा रहा है। ये ज़मीन सिर्फ ज़मीन ही नहीं, ये हमारी पहचान है। हम पूर्ण रूप से इस लड़ाई में समाज के साथ खड़े हैं। आप सभी ने अपनी बेटी को जो मान सम्मान दिया है, मैं पूरे समाज की आभारी हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पहाड़ियों में बने फार्म हाउस और मकानों पर नगर निगम और वन विभाग की बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। इस दौरान कई मकान और फार्म हाउस तोड़े गए। इसी कड़ी में वन विभाग की ओर से 1300 साल पुराने अनंगपुर गांव में भी तोड़फोड़ की गई, जिसमें समालखा से बीजेपी विधायक मनमोहन बढ़ाना का भी फार्म हाउस तोड़ा गया। मनमोहन बढ़ाना के पिता पूर्व मंत्री करतार सिंह बढ़ाना का भी मकान तोड़ा गया। इसके विरोध में गांव के लोग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर पहुंचे। गांव वालों के अनुसार कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया कि जेसीबी गांव के अंदर नहीं घुसेगी और ना ही तोड़फोड़ होगी, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग और नगर निगम का पीला पंजा फिर से गांव में पहुंच गया, जिसके बाद समालखा से विधायक मनमोहन बढ़ाना ने ग्रामीणों के साथ सीएम नायब सैनी से मुलाकात की और सीएम से मांग की कि गांव में हो रही तोड़फोड़ को रोका जाए। बावजूद इसके तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत भी की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके चलते महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में इकरा हसन के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से 36 बिरादरी के लोग वहां शामिल हुए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे लोगों को, हमारे समाज को जरूरत पड़ी तो सब अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाने के लिए आपके साथ आए हैं। समाज की बेटी होने के नाते मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गुर्जर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। आज हम सब जमीनों से, जंगलों से जुड़े लोग हैं, और आज अगर हमें हटाया जाएगा तो हम यहाँ किसी पूंजीपति को बसने नहीं देंगे। और हम सब यहाँ आपके बीच आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए सड़क हो, संसद हो, हर जगह आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन हमें आपके बल की, आपकी हिम्मत की जरूरत है। जो सिक्कों में लिख जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है, मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहसन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है।